हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साजिद एकेडमी ऑफ साइंस में। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या दिया है हम लोग को। द एक्सेलरेशन विच इज गेन बाय एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग ने एक्सेलरेशन बोला है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन गेन कर रहा है। एक्सेलरेशन गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी वो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो फिर से देखिए क्या लिखा हम लोग ने डेफिनेशन, द एक्सेलरेशन व्हिच इज गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ। अब ये जो वेलोसिटी में चेंजेस है वो किस वजह से हो रहे हैं, वो हो रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? तो अब देखो सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेलरेशन गेन करेगा। किस वजह से गेन करेगा? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। देन इट इज सेड टू बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका क्या है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका सिंबल जो वो क्या होता है, स्मॉल जी होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अगर किसी को ये चीज नहीं पता है तो वो लोग आई बटन में जाके वहां से मेरे वीडियो सीन कर सकते हैं, उसमें हम लोग ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से एक्सप्लेन करा के दिया है। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होगा कि जिसको मेजर करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, और उसके साथ साथ क्या लगेगा, डायरेक्शन भी लगेगा। क्या लगेगा? डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसको कैसे बता सकते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी की। सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। इसका मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। तो वो क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, और वही अगर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, हम लोग नीचे से ऊपर अगर फेंक रहे हैं तो उस वक्त क्या हो जाएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या जरूरी है, डायरेक्शन आ रहा है यहाँ। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन जो है इसकी भी क्या होगी, जरूरत होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हम लोग ने, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली जो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। उसी तरीके से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये भी क्या होगा, डायरेक्टेड रहेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर? ये समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पॉइंट। अब जनरली देखिए ये जो टॉपिक है आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। हम लोग ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है एक अर्थ लिया है। यहाँ पे हमने ये अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर यहाँ पे क्या है, ये वाला ये हो गया इसका अर्थ सरफेस। ठीक है, अब ये अर्थ सरफेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वर्टिकली ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। देखिए किस तरीके से, फिर से देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट क्या था, एक सर्टेन डिस्टेंस पे था फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस से जब वो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी वो क्या हो रही है, पहले कम थी, फिर बाद में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, फिर अर्थ सरफेस पे आने के बाद फिर से क्या हो जा रहा है, वो स्टॉप हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब भी क्या था, एक्सेलरेशन था। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन वेलोसिटी किस वजह से हुआ, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, जब ये क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तब। ठीक है, तो अब ये यही ऑब्जेक्ट सपोज करो हम लोग ने क्या किया हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। तब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो क्या होगा कि पहले इनिशियली क्या था, जीरो था, फिर बाद में हम लोग जब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तब वो क्या जाएगा, ज्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी वो क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। और फिर वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा और फिर से वो क्या होगा, वहां से वापिस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब जनरली ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ पे कितना होगा वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक, और वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ हमको पता है क्या था, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग को पता है m1 मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का, और d मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का
डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं कि यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट है, दो में से एक ऑब्जेक्ट जो वो है अर्थ है जिसका मास क्या है कैपिटल एम, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका मास क्या है स्मॉल एम है, ठीक है। और यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे किस तरीके से बता सकते हैं हम लोग, ये हो गया अर्थ, ठीक है। अब ये अर्थ जो है ये अर्थ का सरफेस हो गया ये वाला, यहाँ पे हो गया अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे दूसरा यहाँ पे है, ठीक। ये वाला सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया अर्थ सरफेस। ऑब्जेक्ट इसका मास क्या है स्मॉल एम हो गया, और ये जो अर्थ है इसका मास क्या हो गया कैपिटल एम हो गया, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, यहाँ से सेंटर से। अब ये सेंटर से हम लोग क्या लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर दिए हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, और हमको पता है कि मास ऑफ अर्थ जो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है एट दी सेंटर, कहाँ करेगा वो एट दी सेंटर करेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो वो क्या हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पता करा कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसका मास हो गया स्मॉल एम, दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ का मास हो गया कैपिटल एम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। इतना ये समझ में आ रहा है, ठीक। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, फिर F एज इट इज ले लिया, G एज इट इज ले लिया। ये जो M1 है मतलब कि एक ऑब्जेक्ट का मास, तो ऑब्जेक्ट का मास हम लोग ने क्या लिया स्मॉल m, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो दूसरा ऑब्जेक्ट का मास क्या लिया हम लोग ने कैपिटल M मतलब अर्थ का मास, ठीक है। और ये D की जगह डिस्टेंस था, तो ये D की जगह हम लोग ने क्या लिख दिया कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ तक ओके है, ठीक है। देन उसके हिसाब से इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है F इज इक्वल्स टू होता है ma, देखा था हम लोग ने फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो a है ये क्या है एक्सेलरेशन है, तो हम लोग इस एक्सेलरेशन के जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होने वाला है यहाँ पे। तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे g लिख देंगे, तो a की जगह पे हम लोग ने क्या लिख दिया g लिख दिया। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया F इज इक्वल्स टू ये m एज इट इज, और a की जगह पे हम लोग ने लिख दिया g। तो इक्वेशन हम लोग को मिला F इज इक्वल्स टू mg, इसको हम लोग ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये दोनों पर से हमको क्या पता चल रहा है कि इसका जो लेफ्ट साइड है ये लेफ्ट साइड कैसे सेम है F और F, तो उस हिसाब से उसका राइट साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि mg इज इक्वल्स टू g इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, मतलब क्या होगा mg इज इक्वल्स टू g m अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो स्मॉल m है ये स्मॉल m, यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं किसके साथ में, इस स्मॉल m के साथ में। क्लियर, तो ये स्मॉल m क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ ये g बचा, g को लिख दिया कैपिटल G एज इट इज लिख दिया, और ये कहाँ यहाँ पे क्या बचा कैपिटल M, तो ये हो गया कैपिटल M और ये आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको g का जो फॉर्मूला है, g का फॉर्मूला क्या मिल रहा है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम लोग देखिए g का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या होगा कैपिटल G का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू इसके पहले देख लिया हम लोग ने। कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ये भी देखा हम लोग ने। और कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 इसका मीटर होता है, और ये इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए कैलकुलेशंस करते हो कैसे कैलकुलेशंस करना है हम लोग को। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो 6.67 है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको पता है कितना आंसर आता है 40.02, कितना आता है 40.02। इसके पहले भी हम लोग ने बताया था कि स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस कुछ याद रखना है हमको, जैसे कि 6.67 इंटू 6 किया तो 40.02, उसी हिसाब से 6.4 का अगर स्क्वायर किया तो कितना आता है 40.96 आता है, ये हमको पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो 10⁻⁻11 और ये 10⁻24, इसका आंसर कितना आएगा, ये -11 प्लस 24 कितना होता है +13, तो आंसर कितना मिला हमको 10⁻13। अब यहाँ देखिए 10⁻6 का स्क्वायर है तो वो कितना हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। क्लियर, अब इसका अगर हम लोग कैलकुलेशंस करते तो हम लोग को क्या आंसर मिल रहा है 0.977 इंटू 10⁻1। अब ये 10⁻1 कैसे आया ये समझ में आ रहा है कि आपको, देखिए ये जो 10⁻12 है इसको मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो ये जो +12 है वो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -12, ठीक है। और 13 -12 कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो g इज इक्वल टू कितना हो रहा है 0.977 इंटू 10⁻1,
क्लियर। देन उसके बाद देखिए g इज इक्वल टू होता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 9.77 कैसे है ये समझ आया क्या आपको? क्या किया हम लोग ने, ये जो डेसिमल पॉइंट था इसको हम लोग ने क्या किया, टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट किया। अगर टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट करते हैं तो वो क्या होता है, निगेटिव में जाता है, उसका जो पावर है वो क्या होता है, निगेटिव में। और ये निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वजह से हमारा आंसर क्या मिलेगा, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मिलेगा, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो होता है ये होता है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है उसके वैल्यू में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि सरफेस जो होता है अर्थ का उसके अलोंग में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है, द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल एंड सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्स समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पता है अर्थ का सरफेस जो वो एग्जैक्ट स्पेरिकल नहीं है, वो क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, ये पता है हम लोग को। तो उस वजह से उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो क्या होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज होता जाएगा। जैसे कि अगर पोल रीजन है बाद में इक्वेटर रीजन है तो ये दोनों जगह पे सेम होगा क्या, वो नहीं होगा। ठीक है, तो उसका जो रेडियस है वो रेडियस या फिर उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने अर्थ कंसीडर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं कि इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड द स्मॉलेस्ट एट द पोल। मतलब कि इसका जो रेडियस होता है वो रेडियस क्या होता है, इक्वेटर पे लार्जेस्ट होता है और पोल पे क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को ये सेंटर है, सेंटर से ये वाला जो एरिया है ये एरिया क्या हो गया, पोल एरिया हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पोल एरिया और ये हो गया सेंटर। तो सेंटर से जो रेडियस है ये रेडियस, उसके बाद में देखिए ये हो गया इक्वेटर एरिया, यहाँ से लेके ये जो होता है इक्वेटर एरिया। तो अब यहाँ देखिए ये जो डिस्टेंस दिख रहा है हम लोग को सेंटर से, ये हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस पॉइंट पे मतलब पोल के ऊपर रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू द इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, तो मतलब यहाँ का रेडियस ये कम हो जाएगा और यहाँ का रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये समझ में आ गया हमको। ठीक है, अब हम लोग देखो इसके हिसाब से हम लोग ने देखा था कि जो जी का फॉर्मूला था वो क्या था, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर ये था। ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल में। कौन सा प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो रहा है कि अगर सपोज करो रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब क्या होगा, अगर रेडियस क्या होगी, कम रहेगी, तो उस केस में ये जो जी का वैल्यू वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ठीक है, और वही अगर रेडियस का वैल्यू क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब इंक्रीज अगर होता है, तो उस वजह से जो जी का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, तो उस हिसाब से देखो हम लोग क्या बता सकते हैं इसमें कि ये जो आर का वैल्यू है पोल के पास ये क्या है, कम है। अगर पोल के पास आर का वैल्यू कम है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट, कितने क्या होता है वो, हाईएस्ट होता है एट दी पोल्स। कहां पर, एट दी पोल्स। और वो वैल्यू कितना होता है, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है ये आपको एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये पूछ सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी इज लोवेस्ट और हाईएस्ट कहां पर होती है, ये हम लोग को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, द वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट द पोल और उसका वैल्यू कितना होता है, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ साथ it is and decreases slowly with decreasing latitude. It is lowest, क्या होता है, लोवेस्ट होता है एट द इक्वेटर। कहाँ पे, इक्वेटर पे इसका जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम रहेगा, वो होता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्या पता चल रहा है हम लोग को कि अगर पोल रीजन है तो पोल रीजन में वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा 9.832। और वही अगर इक्वेटर रीजन है तो इक्वेटर रीजन में क्या होगा, उसका जो वैल्यू क्या होगा, लोवेस्ट होगा, कितना, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, चेंज विथ हाइट। अगर हाइट में चेंजेस होती है तो उस वक्त जी का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ डी इज इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेस। ऑब्वियसली हम लोग ने देखा था, देखो क्या है फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर प्लस जी एम अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है कि जैसे ही हम लोग अर्थ सरफेस से कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए जी इज इक्वल टू जी एम अपन आर प्लस एस स्क्वायर, ये कैसे आया ये हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ हम लोग ने क्या लिया हुआ है, अर्थ सरफेस है ये वाला। ठीक है, फिर से उसके बाद में ये हो गया सेंटर हो गया। ठीक, अब ये सेंटर के बाद में ये क्या हो गया, रेडियस हो रहा है हमारा। ठीक, तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है। क्लियर है इतना। ठीक, उसके बाद में हम लोग क्या लिए, इसको हम लोग फिर से क्या ले रहे हैं, हाइट अगर ले रहे हैं हम लोग यहाँ से लेके ऊपर तक। ठीक, तो ये हो गया कैपिटल आर और ये हो गया एच, मतलब ये रेडियस और इस रेडियस के बाद में क्या होगा, एक हाइट हो जाएगा एच। तो अगर हम लोग को इस हाइट पे हम लोग को ये क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अगर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके क्या निकलेगा यहाँ पे, चेंज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाइट है वो निकलेगा। और जैसे जैसे हाइट ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर सपोज करो अर्थ सरफेस से सिर्फ 10 किलोमीटर का हाइट है और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर अगर हम लोग ने ऐड कर दिया तो कितना होगा, 6410 किलोमीटर हो जाएगा। तो उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे अगर जाते हैं अर्थ सरफेस से तो उस वक्त क्या होगा, वैल्यू में उसके चेंजेस हो गए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अकॉर्डिंग कौन से प्लेस पे कितनी हाइट होती है और कितने हाइट पे जी का वैल्यू कितना रहेगा ये हम लोग को बताया हुआ। ठीक है, जैसे कि देखिए सरफेस ऑफ द अर्थ है तो ये कितना है, जीरो हाइट होगा। ठीक, तो जीरो हाइट पे कितना रहेगा, 9.8 जनरली लेते हैं हम लोग। माउंट एवरेज जो उसका हाइट कितना है अर्थ सरफेस से, 8.8 किलोमीटर है, तो वहां पे भी वैल्यू कितना है, 9.8 ही है। उसके बाद देखिए मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून कितना है, 36.6 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से, तो उसका भी वैल्यू कितना है, 9.77। यहाँ पे भी कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। उसके बाद हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट जो है ये जनरली कितने 400 किलोमीटर पर है ऑन द अर्थ सरफेस, तो इसमें भी वैल्यू में ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्या, यहाँ पे भी सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हुआ 8.7। लेकिन वही अगर हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट लेते हैं और वो सैटेलाइट क्या है, 35,700 किलोमीटर पर है फ्रॉम दी अर्थ, तो उस वक्त इसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आएंगे, तो जी का वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगा, 0.225 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर चले जाते हैं तो जी का वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, देन उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग ने पहला देख लिया कि सरफेस के हिसाब से क्या चेंज होगा, दूसरा देखा हाइट के हिसाब से क्या चेंज होगा, और अब देख रहे हैं हम लोग डेप्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट डेप्थ की तरफ जाता है तो उस वक्त क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो डिक्रीजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। अगर हम लोग अर्थ सरफेस के इनसाइड में जाते हैं तो उसका जी का वैल्यू जो वो भी क्या होगा, चेंज होगा, और वो कैसे चेंज होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। अब देखिए कैसे, ये अर्थ सरफेस फिर से लिया हम लोग ने, यहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, अब जब हमको क्या पता हुआ है कि जो मास ऑफ द अर्थ है वो मास ऑफ द अर्थ कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, टूवर्ड द सेंटर, मतलब सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्या हो गए, अर्थ सरफेस से नीचे की ओर आएंगे, कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, नीचे की ओर अगर आएंगे तो उस वक्त क्या होगा कि उसका जो मास है वो मास भी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। मास कम हो रहा है तो उसका रेडियस भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्लियर हो रहा है। ठीक है, और मास और रेडियस दोनों अगर कम हो रहे हैं तो उसका कंबाइन इफेक्ट किसके ऊपर गिरेगा, जी के ऊपर गिरेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जी का जो वैल्यू है वो जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरली हम लोग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और जनरली ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या बोला है कि जी का जो वैल्यू है वो सेंटर ऑफ द अर्थ में कितना होगा। तो हम लोग को पता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ मास बिकम्स जीरो, दैट इज एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज आल्सो जीरो, दैट इज आर इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये मास क्यों जीरो हुआ, रेडियस क्यों जीरो है, ये समझ में आया क्या, नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। ये क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, हमको पता है कि मास ऑफ द अर्थ क्या होता है, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में कहाँ पे था, सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ था। सरफेस ऑफ अर्थ रहने के बाद रेडियस क्या रहेगा, कैपिटल आर ही रहेगा। फिर वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद क्या होगा, इसका जो मास है, मतलब कि अंदर आने के बाद मास ऑफ अर्थ जो, वो मास ऑफ अर्थ क्या हुआ, इतने एरिया में हो गया।
ठीक है। फिर ये और नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या होगा, फिर से क्या होगा, इतने एरिया में ही क्या करेगा वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। फिर कहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो फिर से अंदर आएगा। फिर जब सेंटर पे आ गया तो उसका मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अब मास जब जीरो हो रहा है तो ये डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। तो सेंटर पे आने के बाद तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से नीचे आएगा वैसे वैसे उसका मास भी कम होगा और रेडियस भी कम होगा, और जब वो सेंटर पे पहुंच जाएगा तो उसमें तो उसका मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को पता है जी का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लिख जाइए। अब उसमें वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, अगर मास जीरो हो गया तो ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं हैज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं क्या है। एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज डिफरेंट मास एंड रेडियस। पता है हम लोग को कि हर प्लैनेट का मास और उसका रेडियस क्या होता है, अलग अलग होता है। हैज द वैल्यू ऑफ जी ऑन देयर सरफेसेस आर डिफरेंट। उस वजह से उनकी जो वैल्यू ऑफ जी होता है वो भी क्या पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग मून का और अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन द अर्थ। मतलब कि जो जी का वैल्यू अर्थ के ऊपर होता है उसके कंपैरिजन में मून के ऊपर वो कितना होता है, 1/6 टाइम्स होता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जंप 6 टाइम्स हायर ऑन द मून एज कंपेयर टू दैट ऑन द अर्थ। इसी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूजिंग सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से हम लोग 6 टाइम्स ज्यादा जंप करते हैं मून के ऊपर एज कंपेयर टू अर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर फोर्स सपोज कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 2 न्यूटन के फोर्स से अगर वो 1 मीटर हाइट पे जाता होगा तो वही ऑब्जेक्ट मून के ऊपर कितने मीटर तक जाएगा, 6 मीटर तक जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ तक ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पूरा टॉपिक।